हेलो बच्चों। बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जेईई फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट किया है क्लास 11 केमिस्ट्री और जिसमें बेटा हम लोगों ने जो चैप्टर उठाया बेटा उसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब ये चैप्टर आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में बेटा मिनिमम एक क्वेश्चन और मैक्सिमम दो क्वेश्चन नीट में आने के यहाँ से चांस रहते हैं। क्लियर? तो आइए बेटा जो आज हमारा टॉपिक है बेटा वो टॉपिक हमारा है कि रिएक्शन किसके बेस पे, डायरेक्शन के बेस पे। इससे पहले हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि रिएक्शन बेस्ड ऑन द हीट। अब हीट के बेस पे बेटा दो टाइप की कैटेगरी। पहली कैटेगरी जिसमें हीट बेटा ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट रिलीज हो तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक बोलेंगे। दूसरी रिएक्शन जहां हीट हमें रिक्वायर्ड हो यानी देनी पड़े रिएक्शन में तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। इसके बेस पे मैंने आपको ग्राफ बनाए थे एंडोथर्मिक का और एक्सोथर्मिक का ग्राफ। तो आज बेटा हमारा टॉपिक क्या बेटा ये कि रिएक्शन किसके बेस पे, डायरेक्शन के बेस पे। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं कि जो बेटा केवल एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होती हैं और लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होती हैं। क्लियर नहीं है? तो आज हमारा टॉपिक क्या बेटा ये वन बाय करके सीखेंगे इरिवर्सिबल, फिर सीखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर? तो बेटा पेन कॉपी निकाल लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए बेटा ये इरिवर्सिबल रिएक्शन। आइए बेटा तो हेडिंग क्या है बेटा, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है बेटा। पहला पॉइंट बेटा यहाँ पर आएगा कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। इरिवर्सिबल, अब बेटा जो रिएक्शन है उसको शॉर्ट में मैंने इस तरह लिख दिया इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब देखिए बेटा इरिवर्सिबल रिएक्शन होने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं। अब इसका मतलब है कि ये रिएक्शन जो बेटा ये 100% जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बेटा कंप्लीट जो है चेंज हो जाएगा। मतलब प्रोडक्ट नेवर कम्स टू रिएक्टेंट साइड में, मतलब वो वापस रिएक्शन नहीं आएगी। क्लियर नहीं है? तो यहाँ लिखना बेटा, लिखना इन विच, लिखना इन विच द रिएक्शन, in which the reaction is never proceed in backward direction। यानी वो रिएक्शन जो कभी भी बैकवर्ड ना आए उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? तो बेटा यहाँ इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन ओनली प्रोसीड। बेटा प्रोसीड का मतलब होता है यानी स्टार्ट होना रिएक्शन का। ठीक है? ये ओनली प्रोसीड द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे बेटा देखिए यहाँ पर ये पॉइंट बेटा यहाँ पर है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन क्या बेटा वो टोटली बेटा क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। वो रिएक्शन कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा सकती। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि वो रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट कभी भी रिएक्टेंट में चेंज ना हो। क्लियर नहीं है? तो नोट करो बेटा यहाँ पर लिखना द प्रोडक्ट never change into the reactant। क्लियर? क्योंकि ये रिएक्शन बेटा 100% चेंज होती है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट यानी कि वन डायरेक्शन। क्लियर? तो यहाँ देखना बेटा जैसे मैंने एग्जांपल लिया बेटा यहाँ पर देखना बेटा यहाँ पर ए कोई रिएक्टेंट है बेटा, ठीक, यहाँ इसको चेंज कर दिया यानी कि बी प्रोडक्ट में। क्लियर? ये कोई रिएक्टेंट है बेटा यहाँ पर, अब ये कोई बना प्रोडक्ट यहाँ पर बन गया। क्लियर?
अब ये रिएक्शन बेटा, इसका मतलब है, इस एरो का मतलब है कि ये रिएक्शन कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आएगी। इन रिएक्शन में कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव हम नहीं कर सकते। क्लियर? तो इसका बेटा क्या होगा यहाँ पर, ये जैसे मैंने मान लिया बेटा कि T समय पे इसकी कुछ कंसंट्रेशन है यानी कि m मोलर, और यहाँ बेटा कितनी है 0 मोलर। तो आप बेटा ये देखोगे कि कुछ टाइम बाद इसकी कंसंट्रेशन वो 0 होगी और यहाँ पर पूरी की पूरी रिएक्शन यहाँ पर चेंज होगी। इसका मतलब एक कोई मोलर कंसंट्रेशन है और m है मोलर यूनिट। क्लियर? तो इसमें बेटा क्या होता है यानी कि 100% एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन 100% रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर देती है। एक्सटेंट का मतलब होता है खत्म होना। क्लियर ना ये? हाँ, तो ये रिएक्शन केवल बेटा यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। F का मतलब होता है बेटा फॉरवर्ड और W का मतलब वर्ड फॉरवर्ड। ठीक, शॉर्ट में लिखिए इसको। तो इसका मतलब ये है। तो अब देखिए यहाँ बेटा जो एक है, तो यही बेटा क्या हो जाएगा लिमिटिंग रीजन से अपन। क्लियर? तो इनमें कभी भी इक्विलिब्रियम को हम अचीव नहीं कर सकते। तो जो पॉइंट्स है इसके पॉइंट बेटा ये 1 बाय करके नोट करते हैं और इनके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जांपल जो है आपकी एनसीईआरटी में मेंशन दी हुए हैं। क्लियर? हाँ, एक एक बेटा लाइन आपकी एनसीईआरटी का उसका एक्सप्लेन किया जाएगा और कोशिश कीजिए बेटा आप एनसीईआरटी चाहे बगल में रख ले और फिर अच्छे से नोट्स बनाइएगा। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट आपका रहेगा बेटा। ठीक? हाँ, आप देखिए यहाँ बेटा लिखना, इसके देखना यहाँ पर ये लिखना मैंने बताया था आपको, लिखना इसी में लिखना द इक्विलिब्रियम is not attained। इक्विलिब्रियम बेटा इसमें प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि ये रिएक्शन क्या है बेटा, केवल सिंगल डायरेक्शन है। कौन सी है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है ये? हाँ, लिखना is not attained due to only in forward direction। और फॉरवर्ड डायरेक्शन को शॉर्ट में बेटा एफ और बेटा ये है यानी कि डब्ल्यू फॉरवर्ड, ये आ गया फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन केवल बेटा आगे की तरफ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी यानी बैकवर्ड नहीं आएगी। तो इसलिए इनमें हम कभी भी इक्विलिब्रियम को प्राप्त नहीं कर सकते। क्लियर? तो अब इनके कुछ एग्जांपल है, हम 1 बाय करके एग्जांपल कुछ नोट करते हैं बेटा। क्लियर? और ये एग्जांपल बेटा आपकी एनसीईआरटी में मेंशन दी हुई है एग्जांपल। जैसे यहां देखिए बेटा पहला एग्जांपल लिखना बेटा, इसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिखना रिएक्शन बिटवीन, बेटा इसका मतलब होता है बिटवीन। ठीक ना? रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक बेटा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इस रिएक्शन को बोलते हैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। क्या कर दिया? एसिड बेस ने क्या कर दिया? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया और क्या बना लिया? साल्ट। जैसे यहां देखना एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। जैसे बेटा मैंने लिया है पर HCl, बेटा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी रिएक्शन करवा दी बेटा मैंने यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेटा इससे क्या बनेगा यहाँ पर देखना, यहाँ बनेगा साल्ट NaCl प्लस यहाँ वाटर, ये बन जाएगा। क्लियर? तो आप देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, ये एसिड है और ये बेस है, तो ये अपने नेगेटिव और पॉजिटिव आयन में, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन में टूटेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव
बेटा ये वाटर बन गया, पॉजिटिव सोडियम नेगेटिव क्लोराइड आयन क्या बन गया ये NaCl, तो इसको बेटा बोलते हैं साल्ट। अब ये रिएक्शन बेटा कभी भी बेटा अपने ये डायरेक्शन बैकवर्ड नहीं जा सकती, क्लियर है ये। तो ये क्या बेटा, ये पहला एग्जांपल क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और इस रिएक्शन का बेटा नाम होता है, उसको बोलते हैं बेटा, लिखना एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन शॉर्ट में लिखना एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, क्लियर। हाँ, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन आर द एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन, क्लियर। दूसरा एग्जांपल लिखना बेटा इसका, ये दूसरा एग्जांपल क्या बेटा, इतना नोट कर लिया ना ये, हाँ हर चीज बेटा यहाँ पर ये नोट करते जाइए बेटा, इतना क्लियर ना ये ना। हाँ, दूसरा एग्जांपल बेटा इसका है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन पीपीटी, ठीक कि सर ये क्या है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है बेटा, कोई एक लिक्विड है और इस लिक्विड में कोई हमने ऐसा सब्सटेंस डाला कि जो क्या हो गया बेटा, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म से यानी क्या हो गया, नीचे बॉटम पे जाके क्या हो गया, यानी बैठ गया, यानी जम गया, जिसको बोलते हैं हम लोग, यानी कि जैसे कोई चीज ली बना मटेरियल में और वो घोला, उसके घुलने के बाद क्या हुआ, कुछ कंटेंट उसका अपने तली पे जाके वो बैठ गया, यानी उसको बोलते हैं बेटा प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, समझेगा ना ये। हाँ, तो शॉर्ट में बोलते हैं पीपीटी बोलते हैं, और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है यानी प्रेसिपिटेशन का एग्जांपल। और ये एग्जांपल आपकी जो एनसीईआरटी बेटा, ये एनसीईआरटी में एग्जांपल ये जो देयर केयर, बिल्कुल नॉर्मल टाइप का सवाल बेटा ये, ठीक है ये। हाँ, एग्जांपल जैसे देखना बेटा, ये NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट, इतना क्लियर बेटा ये। अब यहां से क्या होगा बेटा, यहां पर देखना, यहां से बनेगा आपका सामने बेटा AgCl प्लस, और यहां बनेगा बेटा सोडियम नाइट्रेट, क्लियर। अब ये बेटा क्या होता है, ये एक प्रेसिपिटेट बेटा नीचे जाके बेटा ये जम जाएगा, ठीक, यानी जो बर्तन है कंटेनर, उस कंटेनर के तली पे जाके बेटा ये बैठ जाएगा, यानी क्या, सिल्वर क्लोराइड का साल्ट, ठीक ना ये। हाँ, ये बेटा क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है और NaCl, तो इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। जहां किसी का कोई यानी कोई लेयर के फॉर्म में कुछ बन जाए उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक। पहला एग्जांपल ये है। दूसरा एग्जांपल देखना बेटा इसका, ये थर्ड एग्जांपल है डेकंपोजिशन, डेकंपोजिशन, ये सब एनसीईआरटी में दे रखे हैं। डेकंपोजिशन एग्जांपल क्या इसका, जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल, जैसे मैंने लिया बेटा यहाँ पर ये कैल्शियम और कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है बेटा, और जब इसको बेटा डिकम्पोज करोगे इसको विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, यानी कि हाई टेम्परेचर, तो बेटा ये इसमें टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में, और जो दीदी है बेटा, ये दीदी बेटा उड़ के कहां पहुंच जाएंगी, एनवायरमेंट में, क्लियर। ये सोडियम कैल्शियम क्लोराइड है, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट, इस कैल्शियम कार्बोनेट को ये डिकम्पोज करेंगे तो अपने ऑक्साइड में टूट जाएगा, और जो गैस है CO2 बेटा ये एनवायरमेंट में उड़ जाए। क्या दोबारा बेटा इससे ये बन सकता है, क्या नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि कंटेनर से ये जो गैस बेटा, ये गैस बाहर चली जाएगी, ठीक नहीं ये। हाँ, दूसरा पॉइंट क्या होगा बेटा, ये यानी डिकम्पोजिशन है, प्रेसिपिटेशन है, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। थर्ड सॉरी फोर्थ एग्जांपल क्या बेटा इसका, ये फोर्थ एग्जांपल है कंबस्टन। कंबस्टन का मतलब होता है किसी का दहन होना, यानी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसी का जलना, तो उसको बोलते हैं कंबस्टन। जैसे देखना बेटा एग्जांपल, जैसे देखिए एग्जांपल क्या है, ये कोई मैंने बेटा मीथेन गैस, अब ये मीथेन गैस जलाना है तो जहर सी बात है कंबस्टन जब होगा, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो
क्या होगा बेटा, यहाँ मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई कर दी। क्लियर। अब ऑक्सीजन सप्लाई करेगी तो आपको पता है जो मीथेन गैस है क्या बनेगी है बेटा, यहाँ पर CO2 प्लस और यहाँ वाटर जो यहाँ से बेटा ये रिलीज होगा बाहर। क्लियर नहीं है। तो ये बेटा क्या है यहाँ पर, ये गैस एनवायरमेंट में और ये भी गैस है एनवायरमेंट में। क्लियर नहीं है। और यहाँ बनेगा बेटा यानी कि ये जो बनेगा लिक्विड बनेगा वाटर। ठीक है ये। तो ये बताइए क्या CO2 गैस और बेटा ये वाटर क्या दोबारा ये इसको बना सकते हैं क्या, नहीं ना, क्योंकि एक बार जो जल गया बेटा जिसका कंबशन हो गया तो दोबारा वो गैस जो है रिएक्शन बैकवर्ड नहीं रह सकती। आप देखिए कभी कागज जलाइएगा या कुछ जलाइएगा तो जलाने के बाद बेटा वो गैस हम दोबारा से नहीं बना सकते कि एक बार पेट्रोल जला लिया, आओ पेट्रोल जलाने में धुआं उसको इकट्ठा किया उसको बना लिया, क्योंकि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल नेचर की होती है। ऐसा होता तो बेटा एक बार गाड़ी में पेट्रोल भर लिया और उसको जला रहे हैं, पीछे धुआं उसका जो होता है उसको इकट्ठा कर लिया, तो ये नॉट पॉसिबल, क्योंकि कंबशन रिएक्शन आर इरिवर्सिबल नेचर की होती है। क्लियर नहीं है। तो ये पॉइंट्स बेटा कुछ एनसीईआरटी में है आपके, और एक दो बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इन पे, तो इसलिए को कि एनसीईआरटी का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कहां से क्वेश्चन एनसीईआरटी का आ जाए। क्लियर नहीं ना। तो इसलिए सारे पॉइंट बेटा जो है नोट करो उनको बेटा, ये अच्छे से इतना क्लियर बेटा, ये सारे जो पॉइंट बेटा यहाँ पर है ये पता होना चाहिए आपको। क्लियर। हाँ। अब एक पॉइंट एनसीईआरटी ने और दिए रखा है। एनसीईआरटी बोलती है कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है इनको होने के लिए, इन रिएक्शन को करने के लिए जो कंटेनर है वो कंटेनर बेटा कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, क्लोज नहीं होना चाहिए वगैरह। तो लिखो बेटा इस पॉइंट को, लिखिए लिखिए इरिवर्सिबल रिएक्शन irreversible reaction is taken into open container अब बेटा ओपन कंटेनर बोले या इसको बोल सकते हैं वेसल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में एक चैप्टर है कंटेनर को वेसल्स भी रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक। तो जितनी भी बेटा जो रिएक्शन होती है इरिवर्सिबल, ये कहां होती है बेटा, ये होती है ओपन कंटेनर के है या ओपन वेसल्स के। क्लियर। अब इतना होने के बाद बेटा अब यहाँ कुछ ग्राफ आपको पता होना चाहिए कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन तो कंसंट्रेट और रेट वर्सेस टाइम के इनमें ग्राफ क्या होगा ये, तो इस ग्राफ को आपको अच्छे से आना चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल टाइप का ग्राफ है, एक बार सीख लो अच्छे से, भूलोगे नहीं इसको, जल्दी इसको नोट करिए। ठीक। इतना नोट करो इसको, बिल्कुल नॉर्मल टाइप का सवाल है यहाँ पर, इतना क्लियर नहीं है ना, लिखिएगा इसका ग्राफ क्या है बेटा यहाँ पर, ग्राफ देखिए ग्राफ क्या है यहाँ पर, एक ग्राफ बेटा है ये बनाया मैंने यहाँ पर, ठीक, और एक ग्राफ बेटा मैंने आपको यहाँ बना दिया। ठीक। और यहाँ देखना बेटा, यहाँ मैंने ले लिया, एक बार ले लिया मैंने रेट, और एक बार मैंने क्या लिया बेटा कंसंट्रेट, कंसंट्रेशन। ठीक। इसको शॉर्ट में आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक ना। और यहाँ बेटा क्या है ये यानी टाइम, कंसंट्रेट वर्सेस टाइम और रेट वर्सेस टाइम। ये ग्राफ बेटा आपको पता होना चाहिए कि अब इनके ग्राफ हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल नॉर्मल टाइप के बेटा सवाल है। क्लियर है ये। तो देखिए बेटा क्या होगा यहाँ पर रेट, आप जानते हैं जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है इनमें चांस नहीं है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट हम दोबारा बना सके, नॉट पॉसिबल। एक बार रिएक्टेंट चेंज हो गया प्रोडक्ट में तो वो चेंज हो गया प्रोडक्ट में, उसको दोबारा हम रिटर्न नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक बार किसी को अपन ने जला दिया
तो जाहिर सी बात है उसको हम बेटा दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल पेट्रोल है, डीजल है, तो ये सारे एग्जांपल वगैरह है, ठीक। तो इसलिए बेटा क्या होगा, जो रेट होगा इस रेट वर्सेस ग्राफ बेटा इस तरह आएगा। ये क्लियर? हाँ, ये ग्राफ इस तरह से आएगा। जबकि जो कंसंट्रेट है ये यहां पर क्या होगा, यहां इस तरह से बनेगा रेक्टेंड, अब बेटा यहां से प्रोडक्ट। क्लियर? हाँ, तो अब नाम है कि बेटा यहाँ पर नाम क्या है पर ये देखना, ये बेटा है यानी कि रेट वर्सेस टाइम। आप जानते हैं जैसे जैसे बेटा देखना, ये कोई बेटा रेक्टेंट है, यहां से ये बनना है प्रोडक्ट। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा रेक्टेंट की जो अमाउंट है वो कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो बढ़ती जाएगी। तो जाहिर सी बात है तो इनका जो रेट होगा वो रेट भी डिक्रीज होता जाएगा विद टाइम के साथ। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो रेट क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, यानी रेट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यानी स्टॉप हो जाएगी वो, ठीक। अब यहाँ देखिए बेटा, अब यहां मैंने मान लिया, इसको मैंने मान लिया बेटा रेक्टेंट, ये है बेटा रेक्टेंट है और ये वाला क्या है, प्रोडक्ट है। आप देखोगे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो जो रेक्टेंट की जो अमाउंट है वो कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की जो अमाउंट है बेटा वो अमाउंट बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे टाइम जो है बढ़ेगा तो इनकी जो अमाउंट है कंसंट्रेट, वो कंसंट्रेट कम होगी और इसकी कंसंट्रेट बढ़ती जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पर ये जैसे जैसे बेटा यहाँ पर देखना बेटा कि इसकी वैल्यू देखना बेटा बढ़ रही है और इसकी वैल्यू बेटा घट के ये वैल्यू आ गई। एक टाइम के बाद यहां से घटते घटते इसकी वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, इतनी। और अब जैसे टाइम बढ़ा तो जितनी घटेगी बेटा उतनी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये रेट बेटा इस तरह से हो गया। क्लियर? तो ये कंसंट्रेट वर्सेस टाइम इस तरह ग्राफ है और रेट वर्सेस इस तरह ग्राफ है। क्लियर? और ये सिर्फ बेटा किसके लिए है, अन इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए है। क्लियर? फिर हम लोग देखेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन में कैसे रेट वर्सेस कैसे कंसंट्रेट वर्सेस ग्राफ हम लोग देखेंगे। क्लियर? नोट की बेटा, फिर हम लोग आगे स्टेप देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर? अच्छे से बेटा इसको जो है नोट कीजिएगा। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बेटा जो दूसरा स्टेप हमारा है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन क्या। अब रिवर्सिबल रिएक्शन बेटा, अब हमारा जो चैप्टर है वो पूरा चैप्टर इन्हीं की बेस पे है। यही हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम के टाइप्स पढ़ेंगे, केसी क्या है, केपी क्या है, केएक्स क्या है, पार्शियल प्रेशर क्या है, सारी टर्म डिफाइन हम लोग करेंगे इसी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंडर में। समझ गया ना ये? तो आई बेटा अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये सेकंड पार्ट बेटा क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन का। रिवर्सिबल का मतलब है कि यार यहाँ अपन को इक्विलिब्रियम जैसी कंडीशन प्राप्त हो सकती है, मतलब रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। क्लियर? देखिए बेटा यहाँ पर लिखना, इसको बेटा ये लिखना, नोट कर लिखो बेटा, ये लिखना द रिएक्शन in which reactant, the reaction in which है बेटा लिख लेना दादा, in which the reactant convert into product and product convert into the product into reactant। इतना समझ गया ना ये कि वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट किसमें चेंज हो बेटा, प्रोडक्ट में, और साथ ही साथ कुछ प्रोडक्ट की कुछ
कभी चेंज होती जाए तो उसको अपन बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? हाँ, इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। इतना क्लियर? देखिए यहाँ पर तो कैसे हम समझेंगे बेटा, देखिए ना, ये कोई बेटा यहाँ पर कोई ए जो है एक इवेंट ने लिया मोल यहाँ से, अब यहाँ से बेटा देखिएगा हो सकता है इससे बेटा आने मैंने मान लिया बी बन गया, तो आप देखोगे कि ये जो ए है इसकी हो सकता है कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी हो, यानी कुछ ना कुछ कंसंट्रेट होगी इसकी, या कोई मोल मान सकते हैं ना। अब ये जो है जितना इसमें बदलेगा बी बनेगा, तो ऐसा हो सकता है कि बी से बनने के साथ साथ कुछ बी की मात्रा से ए भी बनता जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ए से सिर्फ बी बने और इधर से रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट ना हो, वो इतना हो सकता है कि रिएक्शन हो सकता है फॉरवर्ड ज्यादा जाए बैकवर्ड कम आए, या ऐसा हो सकता है कि रिएक्शन बैकवर्ड ज्यादा आए फॉरवर्ड कम जाए। ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि रिएक्शन क्या है बेटा, ये रिवर्सिबल नेचर। अब ये डिपेंड कैसे करेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, बेटा ये डिपेंड करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा केसी केपी और पढ़ना पड़ेगा रिएक्शन क्विटेंट, जो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बेटा पहले हम लोग इसके टाइप जो फीचर है प्रॉपर्टी है उनको अपन आना चाहिए सारी बातें। क्लियर? तो ये बेटा यहाँ देखना, और इसको बच्चों बोलते हैं इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यानी कि इक्विलिब्रियम। और यहाँ लिखना बेटा जो रिएक्शन है बेटा ये वाली रिएक्शन यानी कि बेटा देखना इसको बोलते हैं बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब पीछे आती है बेटा इसको बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर? जब ए से बी बनेगा तब इसको बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, बी से ए बनेगा तो इसको बोलेंगे बैकवर्ड रिएक्शन। तो लिखो बेटा, तो ये बोथ डायरेक्शन, जैसे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी दोनों डायरेक्शन जाएगा, बैकवर्ड भी जाएगा और फॉरवर्ड भी जाएगा। क्लियर ना? ये डिपेंड्स ऑन द केपी केसी एंड रिएक्शन क्विटेंट, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका हम लोग लेक्चर अलग पढ़ेंगे। क्लियर ना? ये तो पहले हम इसके लिखते हैं फीचर इसके अंदर। क्लियर? तो अच्छे से बेटा इसको बनाइएगा और ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो यही हमें पूरा चैप्टर के बारे में पढ़ना है। क्लियर? अच्छे से इसको बेटा ये नोट करो, इतना क्लियर बेटा ना? ये सारे पॉइंट बेटा आपको ये पता होना ही चाहिए बेटा, ये तभी चीजें आपको और क्लियर हो पाएंगे। इतना समझ गया ना ये? हाँ, आप देखिए बेटा यहाँ से देखना है कुछ एग्जाम्पल और देखिए, इसके एग्जाम्पल है बेटा, लिखना एग्जाम्पल देखिए बेटा यहाँ पर, जैसे नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, इससे बेटा क्या बन गया, इससे अमोनिया के 2 मोल बन गए। अब जानते हैं जहर सी बात है अमोनिया है तो गैस फॉर्म होगी। क्लियर है ये? तो ये नाइट्रोजन गैस है बेटा, ये हाइड्रोजन गैस 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन कंबाइन 2 फॉर्म्स 2 मोलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस। और अब बेटा इसमें ऐसा हो सकता है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाए और ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शन इधर से इधर भी जाए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए बेटा इसको, ये 2 मोल अमोनिया, इसको आप यहाँ भी इस तरह कर सकते हैं आप, इस तरह भी नाइट्रोजन गैस प्लस और यहाँ बेटा 3 हाइड्रोजन गैस, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों आप देख सकते हैं। इसलिए बेटा क्या हुआ, यहाँ इसको बोलते हैं बेटा ये कि इनमें इक्विलिब्रियम जो कंडीशन है वो इनमें प्राप्त होती है, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसी कोई भी कंडीशन प्राप्त नहीं होती है। समझ गया ना? ये तो एक पॉइंट बेटा आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए, बेसिक चीजें। इतना क्लियर? इतना बेटा इसको नोट करो। आप एग्जाम फीचर लिखना और बेटा लिखना, ये लिखना it reaction
only take place, this reaction only takes place in closed container. क्लोज कंटेनर क्या है, या क्या है बेटा, इसको वैसल्स बोल सकते हैं। समझ में नहीं, ये ओपन कंटेनर में ये रिएक्शन हम उसको नहीं कर सकते। इनके लिए आने कंटेनर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। क्लियर है ये? हाँ लिखना है बेटा, ये लिखना the reversible reaction, the reversible reaction is proceeds in both direction, in both direction। यानी जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये दोनों डायरेक्शन में जाएंगी, फॉरवर्ड भी जाएगी और बैकवर्ड भी जाएगी। ठीक है, ये बोथ डायरेक्शन एज फॉरवर्ड, फॉरवर्ड को बेटा शॉर्ट में लिखिए एफ डब्ल्यू। ठीक, हाँ, एज एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड को बी और डब्ल्यू, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो दोनों बेटा जाएगी, यहाँ बंद करना चाहिए, फॉरवर्ड भी जाएगी और ये बैकवर्ड भी रिएक्शन जाएगी। कौन? रिवर्स में, इसलिए लिख दिया है दोनों डायरेक्शन में जाएगी। तो अब ये रिएक्शन बेटा दोनों डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो मैं कह सकता हूं कि रिएक्टेंट की जो अमाउंट है बेटा वो कभी फिनिश नहीं हो सकती। यानी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज टेक प्लेस लेस देन 100%, यानी 100% कोई भी इनमें रिएक्टेंट खत्म नहीं होगा। समझ गए ना ये? तो इसी पॉइंट बेटा और लिखिए यहाँ पर। और ये जितने आपको जो रूल लिखवा बेटा, ये रूल आपको सब पता होना चाहिए, तभी चैप्टर आकर बेटा फिंगर टेस्ट होगा। क्योंकि जरा भी कोई एक कॉन्सेप्ट आपका भी हुआ तो कहीं ना कहीं आपको असर दिखेगा आपको। ठीक ना, नोट कीजिए यहाँ पर, ये लिखना लिखिए यहाँ पर, लिखना the extent of reaction, the extent of reaction is, the extent of reaction is take place less than यानी कि 100%। ठीक, एक्सटेंट का मतलब होता है बेटा रिएक्शन का होना, रिएक्शन का पाए जाना। तो यहाँ लिख सकते हैं जो रिएक्शन है वो बेटा 100% से कैसे होंगी बेटा, वो लेस होंगी ना, ये बोल सकते हैं। या बोल सकते हैं इसको कंप्लीशन बोल सकते हैं। एनसीईआरटी ये लैंग्वेज बहुत बोलती है, कंप्लीशन, कितनी रिएक्शन फिनिश हो गई। तो कंप्लीशन बेटा ऑलवेज बेटा लेस देन कितना पड़ जाएगा, 100%। ठीक, कभी भी ये रिएक्शन पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये रिएक्शन का नेचर ही यही है कि रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी इक्विलिब्रियम इनमें हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? ये है रिवर्सिबल रिएक्शन के कुछ फीचर है। अब हमें रेट वर्सेस कंसंट्रेट, हमें इनमें कुछ ग्राफ हमें समझना पड़ेगा। तो उससे पहले ग्राफ सीखे बेटा, तो आप बेटा ये सारी चीज नोट करो। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं ग्राफ की तरफ। ठीक है, ये नोट करो इसको। बिल्कुल बेसिक चीजें है बेटा, ये सारी क्या है बेटा, ये बेसिक चीजें हैं। क्लियर? आइए अब देखिए बेटा यहाँ पर रेट, रेट आपको दिखाया यहाँ पर बेटा, ये जैसे देखिएगा ये रेट, ठीक, ये रेट है ऐसा। ये अब कैसे इसको जानेंगे बेटा, रेट वर्सेस देखना है पर ये रेट। अब यहाँ मैंने ले लिया बेटा पर टाइम मैंने ले लिया, रेट
इतना क्लियर। आप देखिए यहाँ पर इस तरह। अब ये रिएक्शन बेटा का फीचर क्या है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की होती है। तो दोनों डायरेक्शन में बेटा जो रिएक्शन है बेटा ये प्रोसीड फॉरवर्ड भी होगी और बैकवर्ड भी होगी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर यहाँ इस तरह से और ये बनाया यहाँ पर इस तरह देखिए, इसको आप इस तरह से जो है बिल्कुल इस तरह से जो है एनसीईआरटी में इस तरह से दे रखा है। ठीक, अब जिस पॉइंट पे यहाँ दिख रहा है बेटा ये पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ पर, तो इस पॉइंट पे क्या होगा यहाँ पर ये जो रेट होगा यानी कि हम बोल सकते हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों रेट क्या होगा यहाँ पर यानी सेम रेट होगा यहाँ पर ये। तो अब देखिए यहाँ पर अगर इसको मैंने बोल दिया यहाँ पर ये चीज, तो यहाँ मुझे क्या होगा यहाँ पर वो होगा इक्विलिब्रियम यहाँ पर प्राप्त होगा। यहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ होगा इक्विलिब्रियम प्राप्त हमें होगा। तो इस केस में क्या होगा बेटा यानी रेट फॉरवर्ड और रेट जो है बेटा बैकवर्ड वो रेट क्या होगा सेम होगा यहाँ पर। अब डिपेंड है दो ऑप्शन है पर कि ऐसा भी हो सकता है कि इक्विलिब्रियम हमें आने की जल्दी अचीव हो जाए और ऐसा भी हो सकता है कि इक्विलिब्रियम आने अचीव करने में कुछ टाइम लगे। तो डिपेंड बेटा दो तरह के ऑप्शन है, एक होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं और एक होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ावा करते हैं, प्रमोट करते हैं। जब रिएक्शन के रेट को बढ़ाएंगे तो वहां पर क्या होगा जो इक्विलिब्रियम होगा वो हमें जल्दी प्राप्त हो जाएगा। जबकि नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, वो नेगेटिव कैटलिस्ट रेट को कम करेंगे। अब रेट को कम करेंगे बेटा तो जिससे क्या होगा जो इक्विलिब्रियम हमें प्राप्त होगा उसको प्राप्त होने में कुछ टाइम लगेगा, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा। क्लियर। तो अब दो तरह से बेटा इसको मैं अरेंज कर रहा हूं, देखना दो तरह से। एक बेटा मैं यहाँ से इस तरह बना रहा हूँ, देखिएगा इस तरह से ये पॉइंट्स यहाँ पर ये आ गए, ये पॉइंट यहाँ पर बेटा इस तरह से यहाँ पर आ गया, ये देखिएगा। ठीक इस तरह से जो है ये यहाँ से बन जाएगा। आप देखिए बच्चों यहाँ देखना ये जो मैंने बनाया इस पार्ट में बनाया बेटा ये, अब ये बोलेंगे हम इसको देखना इस वाले पार्ट के लिए यहाँ पर इनको बोलेंगे ये बेटा जो है ये है ड्यू टू पॉजिटिव कैटलिस्ट, ड्यू टू पॉजिटिव कैटलिस्ट। ये किसकी वजह से बच्चों, ये है पॉजिटिव कैटलिस्ट की वजह से। इससे क्या हुआ, क्योंकि ये पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं बेटा जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं, जिससे क्या होगा इक्विलिब्रियम जो प्राप्त होने में हमें इतना समय लग रहा था बेटा यहाँ पर देखना इतना टाइम लग रहा था, अब वो हमें इक्विलिब्रियम इतने टाइम पे मिल जाएगा बेटा। इसको मैंने मान लिया T1 मैंने मान लिया इसके लिए। अब यहाँ इतना टाइम कितना होगा बेटा ये T1 के लिए हो गया जब पॉजिटिव मैंने लिया कैटलिस्ट। अब बेटा मैं लेता हूँ निगेटिव कैटलिस्ट। जब निगेटिव कैटलिस्ट लेंगे बेटा तो यहाँ देखिए क्या होगा, ये रेट को बेटा क्या करेगा कम कर देगा। अब कम कर देगा तो क्या होगा बेटा यहाँ पर देखना है इसको, ये देखिए यहाँ पर इसको ये देखिए यहाँ पर इस तरह से जो है ये बन जाएगा। ठीक तो आप देखिए बेटा यहाँ पर देखना इस तरह से देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, यहाँ देखिए बेटा यहाँ पर देखना इसको। अब यहाँ देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ से हम बोलेंगे इसको आने की T2 बोलेंगे इसको यहाँ, क्योंकि ये बेटा किसकी वजह से है। अब ये वाला बच्चों है ये वाला है इसको मैंने बोल दिया यहाँ देखिए बेटा इनको और जो है इनको बेटा ये वाले पार्ट इसको और इसको इनको बेटा बोलते हैं ड्यू टू नेगेटिव कैटलिस्ट। किसकी वजह से, ड्यू टू नेगेटिव कैटलिस्ट। और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, जो रिएक्शन का जो रेट होता है उस रेट को कम कर देगा। कम कर देगा बेटा तो जो इक्विलिब्रियम हमें यहाँ मिल रहा था वो यहाँ नहीं मिलेगा।
इक्विलिब्रियम यहाँ मिलेगा। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम को मिलने का जो टाइम है वो टाइम बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रेट कम हो गया। रेट क्योंकि नेगेटिव कैटलिस्ट इनका काम ही होता है रिएक्शन के रेट को स्लो डाउन करना। तो इसके बेटा मैंने मान लिया टाइम कितना बेटा ये t2 टाइम। क्लियर है ये? तो अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या हुआ देखना दो पॉइंट्स कि पॉजिटिव कैटलिस्ट लिया मैंने। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं बेटा ये करते हैं बेटा आने के लिखना प्रोमोट। बेटा प्रोमोट का मतलब होता है रिएक्शन रेट को बढ़ावा देना। प्रोमोट क्या है या इंक्रीज क्या है, बात एक ही है। प्रोमोट या इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इतना बेटा दिख रहा ना ये? हाँ, जो रिएक्शन के जो रेट के हैं उसको बेटा बढ़ाते हैं कौन? पॉजिटिव कैटलिस्ट। लेकिन hence it will decrease the time to achieve the equilibrium। ये पॉइंट बेटा बच्चों को बहुत ही कंफ्यूज होता है और ये सरफेस केमिस्ट्री जो चैप्टर है ये वहां भी ये चीजें मेंशन की गई है। क्लियर है ये? तो ये एनसीईआरटी में कई जगह मेंशन की गई है कि नेगेटिव कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट उनका क्या इन्वॉल्वमेंट होता है वो यहां से आपको क्लियर हो रहा है। क्लियर? तो इसको बेटा क्या मान लिया मैंने अनकी इसको माना t2 टाइम मान लिया। सॉरी t1 है t1 मान लो ठीक है ये। तो इसने क्या किया बेटा इन्होंने ये किया रेट को क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया यानी रेट ऑफ रिएक्शन को, जिससे क्या हो गया यानी डिक्रीज द टाइम। टाइम कम हो जाएगा और टाइम कम हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम हमें जल्दी मिल जाएगा। क्लियर? यहां से यानी रेट को क्या कर देगा फास्ट कर देगा। आप ये भी लिख लो बेटा यहाँ पर ये इंक्रीज का मतलब होता है फास्ट कर देना फास्ट। अब दूसरा बेटा क्या नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है बेटा नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा देखना बेटा ये देखना इसका काम होता है बेटा आने की देखना इट स्लो डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन। स्लो डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन उसको क्या कर देगा स्लो कर देगा। hence it will increase the time इसके लिए to achieve the equilibrium। इसको बच्चों मैंने क्या मान लिया t2 टाइम मान लिया। क्लियर है ये? तो ये बेटा जो पॉइंट्स है ये इसका मतलब ये है यानी स्लो डाउन करना बेटा यानी डिक्रीज करना। ये भी लिख सकते हैं बेटा अपनी भाषा में जितना आप लिखोगे बेटा उतनी चीजें आपको अच्छी तैयार होंगी क्योंकि आप अपनी भाषा को अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपकी लैंग्वेज है वो क्योंकि ये लैंग्वेज बेटा एनसीईआरटी लैंग्वेज है। क्लियर है ये? हाँ, तो रेट को कम कर देगा और रेट को कम कर देगा जाहिर सी बात है स्पीड कम होगी तो इक्विलिब्रियम प्राप्त होने में बहुत टाइम ज्यादा लगेगा। क्लियर है ये? तो इसका काम बेटा ये नेगेटिव कैटलिस्ट और ये है पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक, तो यहां से बेटा तो टाइम कितना है बेटा यहाँ पर ये इसको मेंशन कर लो t1 ठीक है। हाँ, तो यही पॉइंट बेटा हम कहना चाह रहे हैं बेटा यहाँ देखना बेटा ये पॉइंट्स और यहाँ पर ये मैंने बताया अच्छे से। इसको मैं एक बार फिर से बता दूं क्योंकि ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा जो रेड लाइन से रेड वाला देख रहा हूं जो रेड लाइन से बेटा जा रहा है यहाँ देखिए इसमें तो हमें बेटा आने की ये देखना ये क्या बेटा हम पर रेट कम हो रहा है तो
तो रेट कम होगा यहाँ पर देखना, तो यहाँ मुझे मिलेगा इक्विलिब्रियम मिलेगा, यानी कि फॉरवर्ड रेट और जो बैकवर्ड रेट है वो क्या होगा यहाँ पर बराबर होगा। रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड, रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड दोनों बराबर होगा, तो उस टाइम हम बोलेंगे कि यहाँ हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब हम चाह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम हमें जल्दी मिल जाए, तो ये कैसे करेंगे, तो हम रिएक्शन के रेट को बढ़ा देंगे कैसे, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल के उसमें, तो बेटा ये है पॉजिटिव कैटलिस्ट है। तो ये क्या करेंगे, रेट को बढ़ाएंगे, मैंने बताया यहाँ पर रेट बढ़ाएंगे जिससे उनका टाइम बेटा कम हो जाएगा, जल्दी यहाँ पर इक्विलिब्रियम हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये अब जो यहाँ मिल रही कंडीशन वो यहाँ नहीं मिलेगी, अब यहाँ मिलेगी हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट बराबर। अब की बार हमने नेगेटिव कैटलिस्ट डाले, तो नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को कम करते हैं, तो कम करेंगे बेटा तो जाहिर सी बात है रिएक्शन स्लो हो जाएगी, तो टाइम जो है ज्यादा लगेगा इक्विलिब्रियम प्राप्त होने में। जैसे देखिएगा यहाँ से आप इसको जो एलो वाला देखना, एलो वाला बेटा लाइन यहाँ से जा रही है यहाँ पर, अब जहां मुझे इक्विलिब्रियम यहाँ मिल रहा था वो यहाँ नहीं मिलेगा, अब जो इक्विलिब्रियम बेटा वो यहाँ मिलेगा, तो इस केस में फॉरवर्ड और बैकवर्ड यहाँ बराबर होगा, इस केस में बेटा यहाँ बराबर होगा फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट। तो ये बेटा किसकी वजह से है, पॉजिटिव कैटलिस्ट, और ये है नेगेटिव कैटलिस्ट, और ये है जब हमने कोई भी कैटलिस्ट ऐड नहीं किया, समझेगा ना, ये इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये एनसीईआरटी का बहुत अच्छा ग्राफ बेटा ये कि पॉजिटिव नेगेटिव कैटलिस्ट कैसे रेट को प्रोसीड कर सकते हैं, क्लियर नहीं है, अच्छे से बेटा इसको बनाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। तो बेटा टाइम ज्यादा किसका होगा बेटा, ये तो आप बोल सकते हैं कि सर जो T1 है कम टाइम लगेगा और जो T2 है बेटा वो ज्यादा लगेगा, ये ज्यादा होगा और T1 कम होगा। तो ये बेटा कौन सा है, ये है बेटा पॉजिटिव कैटलिस्ट, और ये किसका है बेटा, ये नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट का मतलब होता है जस्ट एज द एंजाइम, क्लियर, नेगेटिव और पॉजिटिव, नोट करो इसको ये, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं सेक्शन बेटा। इतना क्लियर बेटा ना, ये सारे पॉइंट्स बेटा यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि रेट फॉरवर्ड क्या है और रेट बैकवर्ड क्या है, तभी बेटा आपकी चीज यहाँ पर ये क्लियर हो पाएगा, समझेगा ना ये। अब बेटा मैं कंसंट्रेट वर्सेस टाइम ग्राफ देता हूं, मैं ये कंसंट्रेट वर्सेस यानी कि टाइम के साथ कुछ ग्राफ यहाँ पर है, कैसे ग्राफ सीखोगे देखिए बेटा, पर कितना नोट कर लिया, ये अच्छे से करिए बेटा, क्योंकि जितने अच्छे नोट्स होंगे बेटा आपके, आपकी चीजें लिए उतना ही बेटर होगा। देखिए बेटा पढ़ना, अब जो भी बेटा ग्राफ है ना, ये ग्राफ बेटा इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए नहीं है, ये सारे ग्राफ किसके लिए है, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन, वो रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में जाए, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर दो ग्राफ बना रहा हूं बेटा, यहाँ पर मैं ये ग्राफ है, दूसरा ग्राफ बेटा ये है यहाँ पर, दूसरा ग्राफ ये है, देखिए यहाँ पर बेटा ये, यहाँ बेटा है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, यहाँ है बेटा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये बेटा कंसंट्रेट है, कंसंट्रेशन मतलब यानी मोलरिटी क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, ये भी है, ठीक है ये। अब यहाँ देखिए बेटा दो ग्राफ इस तरह से कैसे ग्राफ उसको बनाएंगे, जैसे देखिएगा यहाँ से देखिए, एक बेटा मैंने इस तरह से बनाया, इस तरह से बनाया मैंने ये, और एक बेटा मैंने ये बनाया इस तरह से बनाया, क्लियर। तो और एक बेटा मैंने यहाँ से बनाया इस तरह से, और एक बेटा मैंने ये बनाया, क्लियर। तो आप देखो बेटा
यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिए बेटा, इसको मैंने बोल दिया यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बेटा जैसा टाइम बढ़ेगा वैल्यू कम होगी, उसी के हिसाब से बेटा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद टाइम बढ़ेगी। यहाँ देखिए, यहाँ से बेटा क्या हुआ, यानी कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ये, अब ये क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। क्लियर? हम जानते हैं टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, जितनी डिक्रीज होगी उसी रेट से क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज होगा। वही यहाँ पर है। अब यहाँ बेटा क्या हुआ, तो यहाँ से देखो बेटा जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो क्या बेटा ज्यादा है, किससे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, किससे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। सर हम कैसे पहचाने कि ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, तो बेटा देखिए यहाँ पर, ये बिल्कुल आसान तरीके बेटा, जैसे देखना यहाँ पर, आप बेटा इसको देखिए यहाँ पर, तो आप देखो बेटा यहाँ देखना, ये केवल बेटा क्या है, रिएक्टेंट की इतनी वैल्यू है। अब यहाँ देखिएगा, ये देखना बेटा, ये यानी कि प्रोडक्ट की ये वैल्यू है, यहाँ से केवल इतनी वैल्यू किसकी है, रिएक्टेंट की, और यहाँ से इतनी वैल्यू प्रोडक्ट की ज्यादा है ना। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ से केवल बेटा प्रोडक्ट इतना है, और यहाँ से देखिए बेटा ये, सॉरी इतना नहीं, इतना देखना चाहिए, जैसे ये देखना, यानी इतनी वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ से क्या बेटा ये है रिएक्टेंट, ये कौन है, रिएक्टेंट। तो आप कहोगे कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, ये देखिए इतनी वैल्यू है, ठीक। और यहाँ पर प्रोडक्ट की ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है। क्लियर? अच्छे से बनाइए। ये ग्राफ यहाँ पर इस तरह पूछ लेगा ग्राफ देख के कि बताओ किसकी अमाउंट ज्यादा है, किसकी अमाउंट कम है, यहाँ पर समझ गया ना ये। हाँ, अच्छे से बनाइए इसको ये। और ऐसे सवाल बेटा आपके एग्जाम में बेटा ये बहुत ही बेटा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, समझ गया ना ये। एक एक पॉइंट बेटा आपको पता होना चाहिए बेटा, ये तभी आपके लिए कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। क्लियर? और देखिए ग्राफ कंसंट्रेशन वर्सेस देखना बेटा, यहाँ देखिए बेटा ग्राफ, ये देखना, यहाँ देखिए बेटा, देखिएगा। और एनसीईआरटी में आपके ग्राफ दिए हैं बेटा, ये है कंसंट्रेशन और ये है वर्सेस टाइम। इतना क्लियर? हाँ, तो आप देखिए बेटा यहाँ देखना, ये क्या बेटा यहाँ पर इसको बोल दिया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, ये बोल दिया प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। सर आप इसको रिएक्टेंट क्यों मानना है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बेटा ऑलवेज और 100% टाइम के साथ कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, और जो डिक्रीज होगी वो प्रोडक्ट में उसकी वैल्यू बढ़ेगी। समझ गए? तो आप देखिए बेटा यहाँ पर देखिएगा, इस पॉइंट पर देखोगे बेटा तो पाओगे बेटा, इस पॉइंट पर देखा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ बराबर है, तो इस पॉइंट को बेटा बोलते हैं, लेकिन आप यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। एक एक पॉइंट बेटा एनसीईआरटी में है, और ग्राफ अभी अच्छे से तैयार कर लो, आगे इस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ये जब आपको केसी के भी पढ़ाऊंगा तब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आप जब ग्राफ आपको समझोगा तो चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको फार्मूला में रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। क्लियर? तो इस केस में क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल दिया, मतलब इस पॉइंट पे यानी कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की और कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की क्या बेटा वो बराबर है इस पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर इक्वल, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो रिएक्शन की स्पीड है वो स्पीड सेम होगी। क्लियर नहीं है? हाँ,
लिख लो बेटा इसको कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है बेटा, वो बराबर है। तो इसी पॉइंट को बोलते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम पॉइंट। और आगे तक क्या बेटा, ये सब सेम हो गई। तो अब ये यहां से बेटा यहां तक बोलेंगे, यहां से इस पॉइंट को बेटा हम बोलेंगे, ध्यान देना, इस पॉइंट को बोल सकते हैं बेटा ये यानी कि एट सेम स्पीड। स्पीड सेम हो गई, क्यों? फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम स्पीड होगा रेट से, तो उस समय बोलेंगे इक्विलिब्रियम। तो आप देखिए इसके यहां से लेकर यहां तक कोई भी बेटा ना तो प्रोडक्ट ना तो रिएक्टेंट किसी की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। सब क्या है बेटा इस पॉइंट पे सेम यानी कि इक्वल है, तो बोल दिए मैंने इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी सेम स्पीड का है, या बोल सकते हो बेटा ये रेट भी क्या हो गया, सेम रेट है, चाहे बेटा फॉरवर्ड हो चाहे बेटा क्या हो यानी बैकवर्ड रेट हो। ये पॉइंट है। ये क्वेश्चन टॉप क्लास सवाल है पर आएगा कि ए बी सी करके बोल देगा कहां रेट ज्यादा होगा, तो रेट क्या होगा, सेम रेट होगा यहां पर। क्यों? इनकी कंसंट्रेशन बराबर है। जैसे देखिए बेटा, ये देखिएगा, जैसे कोई ये रिएक्टेंट है और इससे बेटा क्या बनना है, प्रोडक्ट, और जितना बनना है तो उतना ही बेटा क्या होगा, ये जितना बन रहा है तो उतना ही बेटा बैकवर्ड आएगा। ये यहां से अगर 1 मोल बना तो उतना ही 1 मोल बेटा पीछे बैक आएगा। ठीक, तो इसी पॉइंट को बोलते हैं बेटा ये रेट क्या है बेटा, पर ये फॉरवर्ड है और ये बैकवर्ड रेट है। अब दोनों इक्वल होंगे यानी जो रेट होगा इनका क्या होगा, यानी कि रेट कैसे होगा, वो सेम रेट होगा, तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये ग्राफ आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से देखा है, इसको तैयार कर लो बेटा। ये कंसंट्रेट वर्सेस टाइम, गलती से अगर बेटा यहाँ पर रेट हो गया तो गलत हो जाएगा, ये रेट नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे, कंसंट्रेट बोलेंगे। ठीक, इसको नोट कर दो अच्छे सवाल, एक एक पॉइंट बेटा अच्छे से इसको तैयार कर लो। सब पॉइंट आपके लिए बेटा ये चुनिंदा सवाल है बेटा, इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट है। क्लियर नहीं है ना? हाँ, अब इतना बेटा होने के बाद बेटा अब हम जो इक्विलिब्रियम है बेटा उसकी कुछ पॉइंट्स लिखते हैं कि इक्विलिब्रियम के कैसे पॉइंट हम लिखें बेटा, कि इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होंगी क्या नहीं होंगी, जो ऑलरेडी मैंने आपको इतने एक्सप्लेन कर दिए, बस इन्हीं को बस लिखना है और कुछ भी नहीं है। समझ गए ना? ये तो इनको बेटा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बस इन्हीं को लिखना है अरेंज करके लैंग्वेज में। ठीक, हाँ, और एनसीईआरटी बेटा जो पढ़ाया अच्छे से एनसीईआरटी को रीड करना है। क्लियर नहीं है? फिर उसके देखते हैं कौन से हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्व होगा, बशर्ते बस आपको कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्ड होना चाहिए। क्लियर? हाँ, तो थैंक यू स्टूडेंट, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, टाटा, थैंक यू।